ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, आता कुछ भी नहीं है। अब आप ये बताओ, क्या इस तरीके से आप इंडिया में जो 6000 आईएएस हैं उनका पार्ट बनोगे? गलत डिसीजन ले लेते हैं, जबकि रियल जो प्लेयर है ना वो मेंस है। इस पढ़ाई में ना हमें 27 घंटे का आंसर राइटिंग करना है, 27 आवर्स, जिसमें से 7 पेपर आंसर्स बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, लगभग 3 घंटे के 2000 से ज्यादा मार्क्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन यूपीएससी का इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ उनका, ऐसा लोग सोचते हैं जब बाहर दुनिया की बात आती है, जबकि रियल जो प्लेयर है ना वो मेंस है। तो मेंस में क्या है, सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, हमें इलैबोरेटेड 3 घंटे तक लिखने हैं, लगभग 20 से 25 सवाल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे, या ऐसे ये जो टॉपर्स जो हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया, आईआरएस बना, सेकंड अटेम्प्ट में आईपीएस बना, थर्ड अटेम्प्ट में आईएएस बना। भाई ऐसा क्या खाया था कि वो पहले हर बार अटेम्प्ट दे रहा है और क्लियर कर रहा है? ऐसी मतलब कुछ तो होगा ना उसमें, यूं ही नहीं कोई वफा निभाता, कुछ तो बात रही होगी उनमें। तो यही बात टॉपर्स के साथ है। और हम बात करते हैं टॉपर की पहली जो गुण जो मैंने देखा है और जो नहीं क्लियर कर पाए हैं। अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो पूछा जाए वो लिखें। मैं आपको एक साल 2018 की घटना बताता हूँ। मेंस के पेपर में एक सवाल आया था डिजिटल डिवाइड के ऊपर, और बच्चे क्या लिख के आए थे, उसने पूछा था कि हाउ वी कैन ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। 10 मार्कर में अगर डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे ने लगभग एक पेज इस बात पे भर दिया डिजिटल डिवाइड है क्या, डिजिटल डिवाइड क्यों है। और कुछ बच्चे उसमें फूल पत्तियां बनाने शुरू कर देते हैं, वो घमोड़े बनाना शुरू कर देते हैं, वो गोल गोल देखा है आपने, जो गोल गोल बना दिया, इधर से निकाल दी तार, इधर से निकाल दी, इधर से निकाल दी, ये क्या है? फिर कोई ट्रायंगल बना देगा। दिस इज ऑल नॉनसेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप आंसर की और आंसर को लिख के एग्जाम की और सिलेबस की प्रोफाउंड, गहराई, डीप अंडरस्टैंडिंग शो करें, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है बचपन से ही कि हमें फैक्चुअल आंसर्स देने हैं। हम हजारों पॉइंट्स लिखाएंगे, लेकिन जो पूछा गया है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। आने वाली वीडियोस में मैं मेंस के टॉपर्स के आंसर की शीट्स भी डिस्कस करूंगा। आप पाएंगे कि उन्होंने सेम चीज को सरल भाषा में लिखा हुआ है, जो आप लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? हो सकता है कि आपको लगता है ये एग्जाम की जो डिमांड है वो कुछ और है और यूपीएससी जो पूछ रहा है वो कुछ और है। यानी आपको नॉलेज, असली ज्ञान लेने की जरूरत है, एग्जाम की डिमांड समझना और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको समझना। जो दूसरा पॉइंट है कि हमें जवाब वो देना है जो पूछा गया है, ना कि वो देना है जो नहीं पूछा गया है। होता क्या है, ये 3 घंटे का जो पेपर होता है ना, इसमें हमारे अंदर से इमोशंस निकलते हैं, हमारे अंदर से एंजाइटी होती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। होता है ना कि मैं जल्दी में था, मैं ये भूल गया। ये जो 3 घंटे हैं, एग्जाम को इतना टाइटली पैक कर दिया गया है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और हम वो लिख देते हैं, जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन और फोकस हटा, दुर्घटना हमारी एग्जाम में घट जाती है। जैसे मैं आपको टॉपर्स की खास बात बताता हूँ, उनका माइंड इतना ट्रेंड कर चुके होते हैं वो, कि जो पूछा गया है उन्हें पहले ही पता लग जाता है कि क्या पूछा गया है, और वो उसी तरीके से आंसर करते हैं। तो यानी देखो, अब इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, कि आपका जो आंसर है, ये आपका सपोज ब्रेन है ना, किसी का हो सकता है लेयर्ड ब्रेन हो। ये आंसर राइटिंग इज एन आउटपुट। ये जो ब्रेन है ना, ये प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग के ऊपर अगर अपन वर्क करते हैं, इसको जो अच्छा इनपुट देते हैं, माने कि वी हैव अंडरस्टूड द कंटेंट and the requirement of this exam very well, we have processed it very well because of the practice that we did, and answer writing एक output है। हम लोग क्या करते हैं,
एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस में ना ये प्रोसेसिंग को वीक कर देते हैं। यूपीएससी का एग्जाम हॉल में मोस्ट डिफिकल्ट है। घर पे आने के बाद आप 10th क्लास का बच्चा भी उसमें एक एवरेज आंसर लिख सकता है। तो यानी सवाल क्या है कि उस 3 घंटे में आपका दिमाग जो पूछा गया है सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखें। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, ये कीवर्ड्स यूज करना। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? एक ऐसा वर्ड, सिंगल वर्ड जिससे डीप मीनिंग निकले, या 4 लाइनें जो हम लिखते उसको सिर्फ एक शब्द में हमने कह दिया। आजकल की जो जेनजी है ना, और जो नया यूथ है आप लोगों जैसा, वो क्या करते हैं कि यस यू नो, हर एक बात कहते हैं, हाँ यू मस्ट बी नोइंग इट, यस यू नो, है ना, लाइक यू से, भाई आई डोंट नो एंड आई डोंट से। तो हमें स्पेसिफिक वर्ड्स पता होने चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो हवा में ऊपर जाती है, जो नीचे से आग निकलती है, जो कॉनिकल शेप की होती है? अब मैंने 3 लाइन यूज की और मेरी क्लास में बैठे हुए बच्चों ने बता दिया कि वो है रॉकेट। तो रॉकेट एक कीवर्ड हो जाता है इस केस में। Rocket is a keyword which is used, single word which explains the 4 lines in one single word। तो आपका समय बच गया और आप एग्जामिनर को ज्यादा वैरायटी वाले आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो उन 3 घंटों में। तो आपको ये कीवर्ड्स क्लासरूम सेशन से मिलते हैं, टीचर जो बोलते हैं वोकैबुलरी उनसे मिलते हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनसे मिलते हैं। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। होता क्या है कि एग्जाम में सबके पास सेम टाइम होता है। उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अगर आपने कीवर्ड से फुलफिल कर दी, स्पेशली एथिक्स। अब एथिक्स में आपने कोई लाइन लिखी, 4 लाइन, और आपने कीवर्ड यूज कर दिया इंटीग्रिटी, देन यू नीड नॉट टू राइट 4 लाइंस एंड यू हैव सफाइज द नीड ऑफ द एग्जाम। एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट के यूपीएससी में कीवर्ड्स अलग हैं। अगर मेरे को कहना है कि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, what I will say when I'm talking about human geography, I'll say as per the latitude and longitude of India, India is placed at such a place, there are certain areas which are poor in nature because of lack of resources। इतना मैंने बोला, ये ज्योग्राफी के लिए कीवर्ड्स यूज किए मैंने। अब मैं यूज करूंगा इकोनॉमी के लिए। इंडिया, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस, द प्लानिंग हैज मेड इंडिया विद अ लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए अलग कीवर्ड होंगे और ज्योग्राफी के लिए अलग कीवर्ड होंगे। इसको बोलता हूं मैं सब्जेक्ट इंटीग्रिटी। हर सब्जेक्ट की एक सीमा है, हर सब्जेक्ट की एक रेखा है, उस बाउंड्री के तहत हमें वो वर्ड्स यूज करने हैं। ऐसा ना करिए कि आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे सीखा है और इकोनॉमिक्स में आपने वो वर्ड यूज कर दिए। जो भी टॉपर है ना, उनके माइंड इस तरीके से ट्रेंड हो जाता है, उनको पता होता है कि कब कौन सा शब्द यूज करना है। मैं बात करता हूं आंसर को गहरा कैसे बनाएं। कई बार हम जब एक जनरल पार्लेंस में बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार भारत करप्ट राष्ट्र है, हम कह देते हैं पुलिस करप्ट है, हम बोलते हैं जजेस पैसा खा रहे हैं, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, हमारी पर्सनालिटी वीक हो जाती है। वहीं अगर कोई कहता है कि भारत में 10 लाख बंदों पे 116 जज हैं, जिसकी वजह से जजेस ओवरवर्क्ड हैं, जिसकी वजह से जुडिशियल डिले होता है कि एक केस सिविल कोर्ट में आने के लिए 30 साल लग जाएंगे, तो वहीं पे प्रभाव आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं अपनी बात के साथ कुछ फैक्ट्स, कुछ एविडेंस इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स यूज करता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने सब्जेक्ट को ज्यादा गहराई से जानता हूं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो मुझे इस एग्जाम में उन 15,000 बच्चों के सामने एक एज मिल जाता है जो बाकी बच्चों को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये एग्जाम्पल्स, ये एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। अगर आपने डेली लाइफ में साइंटिफिक टेम्पर अपना लिया, तो आपका जो भी जवाब होगा, जो भी आंसर होगा, जो भी आपका मुंह से वाक्य निकलेगा, जो भी आउटपुट आएगा प्रोसेसिंग मशीन से, वो बहुत बेहतर आंसर आएगा। दिक्कत क्या है ना, हम लोग एक रटी रटाई प्रणाली पे चल रहे हैं। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के प्रोफेसर, उन्होंने एक करिकुलम बताया होता है, उसके पीछे किताब होती है, किताब के पीछे क्वेश्चन होते हैं, और जो उस किताब में दिया होता है वो क्वेश्चन में आ जाता है। टीचर से ही पूछ लेते हैं, सर बता दो मुझे कि ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये कौन से क्वेश्चन है।
वो आने वाले हैं जिसको पढ़ के मैं पास हो जाऊं। आप समझिए जरा, ये कितनी रॉन्ग थिंकिंग है कि हम एक ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, आता कुछ भी नहीं है। अब आप ये बताओ, क्या इस तरीके से आप इंडिया में जो 6000 आईएएस हैं उनका पार्ट बनोगे? आप कितने बड़े मूर्ख हो, आप तो क्लर्क बनने लायक भी नहीं हो अगर आपने अपनी खुद की थिंकिंग नहीं बनाई। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी थिंकिंग को एविडेंस बेस्ड करें। सच्चा मार्गदर्शक आपका अपना विवेक है और ये जागृत होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। आई नो द स्टोरी ऑफ अ टॉपर जो साउथ इंडिया से था, दिल्ली में आके प्रिपरेशन कर रहा था। उस समय बच्चों मेंस का एग्जाम नवंबर महीने में होता था और कड़कड़ाती ठंड में वो एग्जाम होने वाला था मेंस का। लेकिन उसने गर्मियों में दिल्ली में रहते हुए उसने कभी इतनी ठंड सही नहीं थी क्योंकि साउथ इंडिया से था। उसने क्या किया, अपने हाथ को बर्फ के पानी में डुबोकर लिखना शुरू कर दिया। अब आप बात समझिए बच्चों कि उसने प्रैक्टिस की जो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद जो ठंड आने वाली है उस समय वो मेंस कैसे लिखेगा। दूसरी बात, प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, हम लोग एक फीडबैक लेते हैं कि क्या कमी रह गई, और आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं ना, इट इज बेटर टू स्वेट इन प्रैक्टिस रेदर देन ब्लीड इन बैटल। तो बढ़िया है भाई कि घर पर पसीना बहाओ, लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाए, लेकिन आपको मजा आ रहा है क्योंकि आपका जो लक्ष्य है ना वो इतना बड़ा है ना, उसके सामने कोई दर्द, कोई दुख खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अपने साथ इन आंसर्स की और जो प्रिंसिपल्स हैं इनके साथ। देन ओनली you will clear the exam like all the topper, and I want to see you, all of you, in the topper list. For more of such videos, we are making the content in a playlist form. आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, Instagram पर और Facebook।